Welcome you all in the DK classes. So our today's topic is Phylum Porifera, and this is a part 1 lecture for Phylum Porifera. In this lecture today we will be only discussing about the general characters of the poriferans, and in next lecture we will be discussing about the classification of the poriferans. So coming on to the poriferans, so first interesting facts I would like to discuss with you all is there was one scientist स्टीफन हिलेनबर्ग. ये एक मरीन साइंटिस्ट थे क्योंकि इनको मरीन लाइफ के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. सो ही वॉज अ मरीन साइंटिस्ट, ऑल्सो ही वॉज अ अमेरिकन एनिमेटर ऑल्सो. तो ये पॉरीफेरेंस से इतने ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे कि इन्होंने एक कार्टून सीरीज़ बनाई, एंड द नेम ऑफ दैट कार्टून सीरीज़ वॉज स्पॉन्ज बॉब. Okay, so this was a very beautiful, interesting fact we can say. Now next coming on to the poriferans. So first thing is कि poriferans का origin कहाँ से हुआ. प्रोटोजोन ग्रुप के अंदर अपन पढ़ते थे एक क्वानोफ्लैजिलेट्स आते हैं. तो क्वानोफ्लैजिलेट्स का जब इवोल्यूशन हुआ, तो जब क्वानोफ्लैजिलेट्स वैसे यूनिसेल्युलर होते हैं क्योंकि वो तभी तो प्रोटोजोन्स होते हैं वो, बट जब उनका इवोल्यूशन हुआ तो वो मल्टी सेल्युलर बन गए. उनके अंदर क्वानोसाइट्स भी प्रेजेंट थी, अमीबोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्वानोसाइट सेल्स एंड अमीबोसाइट सेल्स एंड बिकॉज ऑफ द मल्टी सेल्युलर बॉडी, ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स थे इन्होंने फिर किसकी बॉडी शेप ले ली, स्पॉन्जेस की बॉडी शेप ले ली, या हम कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस के फाइलम्स के अंदर वो एंटर हो गए. ना तो वो प्रोटोजोन्स में रहे ना वो मेटाजोन्स में रहे, एंड दे एंटर्ड इनटू दी स्पॉन्जेस. सो दिस इज हाउ स्पॉन्जेस ओरिजिनेटेड. एक ऑटो बेयर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीयूरेथीन फोम को इवोल्यूएट करा था, या हम कह सकते हैं डिस्कवर करा था इन 1937, और एक्सीडेंटली बाय चांस ही इन्होंने पॉलीयूरेथीन फोम को डिस्कवर कर दिया था. और वो जो पॉलीयूरेथीन फोम होता है वो एक तरीके का मटेरियल होता है जो कि स्पॉन्जेस में यूज्ड आता है. सो दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द poriferans. Now coming on to the characters of the poriferans. So the first is that they are the pore bearing animals. This we have studied in previous lecture also कि ये क्या होते हैं, ये pore bearing animals होते हैं. Next is their common name is what, sponges. Then their body bear number of microscopic pores called ostia. अब पिछले लेक्चर में जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने ये देखा था कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पोर्स होते हैं. तो उन पोर्स को क्या नाम दिया है या क्या टर्म यूज़ करिए उनके लिए, दैट इज ऑस्टिया. नेक्स्ट इज देयर सिंपलेस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं बट दे आर वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म. ज़्यादा कोई इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स इनकी कोई फिजियोलॉजी नहीं होती. नेक्स्ट इज दे हैव द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी क्या होता है, सेल्यूलर लेवल होता है, क्योंकि इनके पास मल्टी सेल्स प्रेजेंट हैं. बट यहाँ पर ये नहीं बोला है कि इनके पास इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है कि वो फिर ग्रुप ऑफ सेल बनकर एक फंक्शन कर रहे हैं. नहीं, हर सेल अपना अपना एक फंक्शन कर रहा है. अभी अपन आगे इसमें सेल टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन है. इसीलिए इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल नहीं है, सेल्यूलर लेवल है. नेक्स्ट इज दीज ऑर्गेनिज्म हैव द सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील. अब ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है पॉरीफेरा का, कि जो जनरल स्ट्रक्चर होता है पॉरीफेरा का वो कैसा होता है, जो उसकी आउटर बॉडी होती है उसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, बाहर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको ऑस्टिया बोला. बीच में हॉलो सेंट्रल कैविटी होती है, उस हॉलो सेंट्रल कैविटी को क्या बोला गया है, स्पॉन्जोसील बोलते हैं. देन दे हैव अ लार्ज ओपनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के ऊपर के साइड में उनके माउथ पे हम कह सकते हैं कि एक लार्ज ओपनिंग होती है, और उस लार्ज ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम. देन दे कैन बी द मरीन और द फ्रेश वाटर. ये मरीन हैबिटाट में भी रह सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर हैबिटाट. दे आर नॉन मोटाइल, हेंस सेसाइल, एंड आर अटैच्ड ऑन टू द सॉलिड सपोर्ट. ये जितने भी पॉरीफेरेंस होते हैं, कोई भी पॉरीफेरा ऐसा नहीं होता जो कि मोटाइल होता है.
ऑल द पॉरीफेरेंस आर सीडेंट्री और वी कैन से सिसाइल या स्टेशनरी होते हैं ये, ठीक है। ये किसी ना किसी सॉलिड सपोर्ट से ऑलवेज अटैच्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्जेस कैन डिफर इन शेप। अब जिस तरह से अपन ने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था कि बैक्टीरिया की बहुत वेरियस शेप्स होती हैं, उसी तरह से स्पॉन्जेस की भी अलग अलग शेप्स होती हैं। वैस लाइक शेप है अगर तो ल्यूकोसोलेनिया होगा, राउंडेड शेप है तो यूस्पोरेंजिया, सैक लाइक है तो साइकन, और अगर ब्रांच्ड है तो स्पॉन्जिला। नेक्स्ट इज दे हैव अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड कैनाल सिस्टम। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी नोटिस्ड कि इनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको बोला गया है कैनाल सिस्टम। इसी कैनाल सिस्टम पे इनकी पूरी फिजियोलॉजी, पूरा ऑर्गन सिस्टम, जो भी कुछ है ना, इनकी बॉडी का जितना भी फंक्शनिंग होती है वो सारी की सारी फंक्शनिंग इस कैनाल सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इस कैनाल सिस्टम को भी अपन अलग से पढ़ेंगे, ये बहुत वाइड टॉपिक है। सो अभी आप इतना ध्यान रखो कि इनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है एंड दैट इज कॉल्ड द कैनाल सिस्टम, और इसी कैनाल सिस्टम पे इनकी सारी फंक्शनिंग डिपेंड रहती है। नेक्स्ट इज दे हेल्प इन कलेक्टिंग फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। कैनाल सिस्टम के थ्रू अब क्या क्या हो सकता है वो इन्होंने बताया कि इनका ये फूड कलेक्ट भी करते हैं, अपने वेस्ट को भी रिमूव कर सकते हैं, यानी एक्सक्रीशन भी हो सकता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस भी इनका कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। देन डाइजेशन जो होता है इनका वो इंट्रासेल्यूलर होता है। स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्सेरियस और सिलीशियस स्पाइक्यूल्स। कैल्सेरियस भी हो सकता है या सिलीशियस स्पाइक्यूल्स का भी बना हुआ हो सकता है। दे कैन बी मरीन और फ्रेश वाटर। देन दे शो द हाई रीजनरेशन पावर। अब इनके अंदर जो रीजनरेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है। रीजनरेशन पावर यानी अगर कोई भी इनका बॉडी पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो वहाँ से वो बॉडी पार्ट जो है रीजनरेट हो सकता है। तो इनकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। देन दे आर हर्माफ्रोडाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट मीन्स जहाँ पर मेल और फीमेल, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम इंडिविजुअल के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? हर्माफ्रोडाइट, या फिर हम इनको मोनोशियस भी कहते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बडिंग और बाय जेम्यूल्स। अब देखना ये है कि बडिंग और जेम्यूल से कैसे होते हैं। बडिंग और जेम्यूल से तो होते ही हैं, साथ में एक और प्रोसीजर होता है या हम कह सकते हैं एक और प्रोसेस होती है एंड दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। अभी अपन ने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि इनकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है, तो इट मीन्स कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। अब बडिंग में क्या होता है कि स्पॉन्जेस जो है वो बड की फॉर्मेशन कर देते हैं। बडिंग यू ऑल नो कि एक पेरेंट बॉडी जो होती है, पेरेंट बॉडी के साथ में ही एक छोटी सी बड उगनी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो बड बनती चली जाती है और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी मेच्योर होने लगती है, तो अपने आप वो बड्स जो हैं वो गिर जाती हैं, कहीं भी ज़मीन पर गिर जाती हैं और वहाँ पर वो जाकर अटैच हो जाती हैं किसी भी सॉलिड सपोर्ट से एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू स्पॉन्ज पेरेंट बॉडी, ठीक है। जेम्यूल्स की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कि अमीबोसाइट सेल्स हो गए या स्पाइक्यूल्स हो गए, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड कवर, ये हार्ड कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन के टाइम पर क्या होते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। जेम्यूल्स क्या हो गए, जो इनके अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे अमीबोसाइट सेल्स हो गए या स्पाइक्यूल्स हो गए, ये हार्ड कवर से कवर अप रहते हैं, और ये जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होते हैं, ये पेरेंट बॉडी से ऑटोमेटिकली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। तो जब इनका डिस्पर्शन होता है चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं जाकर ये किसी भी सॉलिड सपोर्ट से अटैच हो जाएंगे और वहाँ पर ये क्या कर देंगे, एक अनदर स्पॉन्ज को ग्रो कर देते हैं। सो दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो ए अनदर स्पॉन्ज। नाउ यू कैन सी एक छोटे से जेम्यूल से भी पूरा का पूरा स्पॉन्ज बन सकता है। नेक्स्ट इज एक और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन यानी अपन ने बोला ही कि इनके अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है, यानी इनका बॉडी अगर कहीं से भी टूट जाती है या अगर कोई पार्ट ऑफ बॉडी है जो टूट के अलग गिर गया, तो वो किसी भी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा और वहाँ से एक दूसरी पेरेंट बॉडी या एक दूसरी स्पॉन्ज बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो गैमीट्स के फॉर्मेशन के थ्रू होगा।
ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है ये कैसा होता है, हर्मोफोडाइट नेचर का है, यानी कि इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। अब क्या होता है कि जो स्पर्म है वो वाटर में चले जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में घूमते हैं, बिकॉज इन्होंने क्या करा, एक स्पॉन्ज ने स्पर्म को रिलीज करा। जब वो स्पर्म रिलीज करेंगे तो कैनाल सिस्टम के थ्रू वो जो स्पर्म है वो दूसरे स्पॉन्ज बॉडी के अंदर चला जाएगा। दूसरे स्पॉन्ज बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है। तो या तो दूसरे स्पॉन्ज बॉडी के अंदर या उसी स्पॉन्ज बॉडी के अंदर पानी के थ्रू, कैनाल सिस्टम के थ्रू वो स्पर्म्स चले जाएंगे। और जब वो स्पर्म्स अंदर एंटर करते हैं तो एंटर होने के बाद वहां पर बहुत सारे क्वानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि उनको स्पर्म को और एग को फ्यूजन में हेल्प करते हैं, और वहां पर फिर एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, लार्वा बनेगा, और वहां जो लार्वा बनता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड लार्वा। और उस फ्लैजिलेटेड लार्वा का एक नेम है दैट इज एम्फीब्लास्ट्यूला, या हम कह सकते हैं पेरेनकाइम्यूला। ठीक है। तो वो फ्लैजिलेटेड लार्वा की फॉर्मेशन होती है, फिर वो फ्लैजिलेटेड लार्वा जो है वो कहीं भी नीचे गिर जाता है पेरेंट बॉडी से, किसी भी सॉलिड सपोर्ट पे जाकर अटैच हो जाएगा, और वहां से एक नई स्पॉन्ज बॉडी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म्स हैं वो स्पॉन्जेस के अंदर एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैनाल सिस्टम। ठीक है, इस कैनाल सिस्टम के थ्रू वो एंटर कर जाएंगे। फिर उनके अंदर जो क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट है वो क्वानोसाइट सेल्स हेल्प करते हैं उन स्पर्म्स को एग तक ले जाने में, और उन दोनों का फिर क्या हो जाता है, एग का और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है। तो इट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, क्योंकि स्पर्म जो है वो कैनाल सिस्टम के थ्रू स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर गया है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो जो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, देन क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। वहां पे जो क्लीवेज होता है दैट इज होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट इज वेरी डायरेक्ट, देर इज नो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट पूरा डायरेक्ट होता है इसके अंदर। देन देयर प्रेजेंट अ सीलिएटेड लार्वा, जो कि एक फ्री स्विमिंग या हम कह सकते हैं फ्री लिविंग लार्वा होता है, एंड इट इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। जो अपन ने अभी बात करी कि फ्लैजिलेटेड लार्वा बनता है, अपन फ्लैजिलेटेड भी बोल सकते हैं उसको, सीलिएटेड भी बोल सकते हैं। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सीलिएटेड लार्वा या फ्लैजिलेटेड लार्वा की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि फ्री लिविंग या वी कैन से दे आर फ्री स्विमिंग होते हैं। और वो मॉर्फोलॉजिकली जब हम उनको देखें, एक्सटर्नली हम देखें, मॉर्फोलॉजिकली हम जब देखते हैं उनको, तो वो अडल्ट से डिफरेंट होते हैं। उन फ्लैजिलेटेड या सीलिएटेड फ्री स्विमिंग लार्वा को क्या बोलते हैं, पैरेनकाइम्यूला या एम्फीब्लास्ट्यूला। दिस इज द टर्म विच इज गिवन टू दैट सीलिएटेड लार्वा। आपको कई बार एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज पैरेनकाइम्यूला, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेनकाइम्यूला क्या होता है। Okay, then next is the organization of sponges are grouped into 3 tribes. अब जो sponges की organization होती है, यानी जो उसकी जो बनने की एक अपन बोल सकते हैं कि जो उसका बनावट होती है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी पूरी, दैट इज ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। वन इज एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। दैट इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये सब कुछ किस पे डिपेंड है, एस्कन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यानी जितना सिंपल स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी द एस्कॉन टाइप, और जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी द ल्यूकोनॉइड टाइप। इसको जब अपन कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एट दैट टाइम विल बी स्टडी अबाउट द एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड द ल्यूकोनॉइड टाइप। Now next is what cell types. अब पॉरीफेरेंस के अंदर डिफरेंट सेल टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, फर्स्ट इज पिनेकोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, मायोसाइट्स और पोरोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स एंड दी स्क्लेरियोसाइट्स। सो व्हाट अबाउट पिनेकोसाइट्स, दे आर द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ये बहुत ही थिन सेल्स होते हैं विद द लार्ज न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि जो आउटर एपिथेलियम लेयर है उनकी फॉर्मेशन करते हैं ये।
देन नेक्स्ट इज क्वानोसाइट्स, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ओवल शेप के होते हैं और कॉलर्ड होते हैं। अब इनको कॉलर्ड क्यों बोला है, क्योंकि जो कॉलर होती है यानी जो स्पॉन्जेस का अपर पार्ट है, जो अपर सर्कल है उसका, उसके ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं, कॉलर पर प्रेजेंट रहते हैं और एक इसकी फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म द इनर एपिथेलियम यानी इनर प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज मायोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, सो दे आर द ट्यूब्यूलर सेल्स और इनका काम क्या होता है कि ये ऑस्क्यूलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड दे रेगुलेट दी वाटर करंट्स। जब कैनाल सिस्टम चल रहा होता है, कैनाल सिस्टम जब होता है तो कैनाल की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं, सो दे रेगुलेट दी वाटर करंट्स कि कब वाटर को अंदर आना है और कब वाटर को आउटसाइड जाना है। सो दिस ऑल फंक्शन इज डिपेंडेंट, दिस ऑल फंक्शन is dependent onto the myocytes and the porocytes. Next is archaeocytes. Archaeocytes having the important functioning in the sponges. क्या function होता है इनका कि ये totipotent cells होते हैं. What do you mean by the totipotent cells? Also they can develop some gametes also. तो totipotent cells से क्या मतलब होता है, totipotent cells means that they can make they give rise to any cell type also and a complete embryo also, यानी कि ये किसी और सेल टाइप को भी बना सकते हैं। ये जो आर्कियोसाइट, जब जैसे स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर जब अगर किसी सेल की कमी हो जाती है तो आर्कियोसाइट्स जो है वो दूसरे सेल्स में बनना कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सो दे आर दी टोटिपोटेंट सेल्स एंड दे कैन ऑल्सो डेवलप दी गैमीट्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्क्लेरियोसिस्ट। स्क्लेरियोसिस्ट जो होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये सिक्रीट करते हैं स्पाइक्यूल्स को, यानी स्पाइक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं ये, और कुछ और भी सेल्स होते हैं इसमें जैसे कि स्पॉन्जोसाइट्स, वो स्पॉन्जिन स्केलेटल फाइबर को सिक्रीट करते हैं। Now next is, this was all about the cell type. Next is the skeleton. स्केलेटन की जब अपन बात करते हैं तो इसमें एक जो मीजोफिल होता है दैट फंक्शन एज अ एंडोस्केलेटन। मीजोफिल क्या होता है, अब इसके अंदर अगर अपन जर्म लेयर की बात करें जो अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी कि कितने टाइप्स ऑफ जर्म लेयर होते हैं, सो दिस इज अ डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। डिप्लोप्लास्टिक यानी इसके पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, तो बीच में क्या होगी, इसके पास मीजोग्लोए लेयर होती है। नाउ लेट्स सी, इसके पास टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो होता है स्पिटलेस्ट और एक है स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पिटलेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल निडल लाइक होते हैं जिनको अपन स्पाइकीज भी बोल सकते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द अमीबॉइड सेल्स। अमीबॉइड सेल से बने हुए होते हैं। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, और इन सारे स्पाइक्स की अलग अलग शेप्स होती है, यानी दे डिफर इन दी शेप्स। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिन फाइबर। तो जो स्पॉन्जिन फाइबर होता है दैट इज मेड अप ऑफ द स्पॉन्जिन, और स्पॉन्जिन जो होता है वो एक तरीके का क्या है, एक तरीके का फिब्रस प्रोटीन है जो कि कोलेजन का बना हुआ है। अब ये स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं ना, इनको सुखाया जाता है, इनको फिर अच्छे से वॉश किया जाता है। सुखाने के बाद वॉश क्यों किया जाता है, पहले इनको सुखाएंगे, इनको फिर थोड़ा सा बीट करते हैं, यानी इनको थोड़ा सा झाड़ते हैं या हम कह सकते हैं मारते हैं इनको, और उसके बाद फिर इनको वॉश किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं ना वो सब निकल जाएं। और फिर ये किसको प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस अ कमर्शियल स्पॉन्जेस। सो इट इज ड्राइड, बीटन एंड वॉश्ड एंड विच प्रोड्यूसेस द कमर्शियल स्पॉन्जेस। फिर वो जो स्पॉन्जेस हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज्ड होते हैं, क्योंकि इनको हमने ड्राई इसलिए करा और उसको वॉश इसलिए करा ताकि इनके अंदर जितने भी सेल्स थे वो सारे सेल्स निकल जाएं और इसके पास सिर्फ क्या बन जाए, स्पॉन्ज बच जाए, और वो स्पॉन्ज फिर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फाइलम पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स यही होते हैं इसके फाइलम पॉरीफेरा के। Now coming on to the examples of the porifera, examples can be the cycon, leucosolenia, euplacta और spongilla। अब इसके अंदर एक तो क्लासिफिकेशन आती है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैनाल सिस्टम। तो इसके बाद आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 दो लेक्चर्स मिलेंगे। पार्ट 2 विल बी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरेंस एंड पार्ट 3 विल बी ऑफ द कैनाल सिस्टम। सो उसके बाद फिर हम
मेंबर्स पर जाएंगे, जैसे कि साइकन, ल्यूकोसोलेनिया, स्पॉन्जिला, उसके बाद फिर अपन उसके मेंबर्स की बात करेंगे. Now this completes with our today's lecture. If you find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates of the regular lecture, and also don't forget to share with your friends. Thank you so much.